हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से भरपूर स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एडुटेरिया 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखे थे। आज हम इस वीडियो लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 4 को अच्छे से कंप्लीट सॉल्यूशन विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रैक्टिस सेट 4 की शुभारंभ करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन वाज द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड इन इंडिया। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहा है, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में कब पास किया गया? तो इनका सही आंसर होगा 1986। 1986 में भारत में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया गया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब हो गया ऐसा इसको इकोसिस्टम जिसको ह्यूमन के द्वारा खुद से बनाया गया है, मैन मेड तरीकों से बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए फॉरेस्ट, बिल्कुल नहीं, फॉरेस्ट तो अपने आप हो जाता है। बी सी को भी इंसान ने नहीं बनाया, वो खुद ऑटोमेटिक बना है। लेक को भी हम नहीं बनाते। डी गार्डन, जी हाँ, गार्डन को इंसान खुद से बनाता है, तो गार्डन हो गया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग काउज मैक्सिमम ग्रीन हाउस इफेक्ट। इनमें से कौन सा मैक्सिमम ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है? ऑप्शन नंबर ए वाटर वेपर, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी मीथेन, ऑप्शन नंबर डी ओजोन। ये चारों के चारों ग्रीन हाउस गैस हैं, लेकिन मैक्सिमम की बात जब करें तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ग्रीन हाउस इफेक्ट करने वाला गैस वाटर वेपर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट को पहुँचाने वाला जो गैस है वो है वाटर वेपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया इज। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का? वो है इंदिरा पॉइंट। और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वो हो जाएगा इंदिरा कॉल। और ये साउथ मोस्ट इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट याद रखिएगा। तो अगर नॉर्थ की बात करें तो वो इंदिरा कॉल, साउथ की बात करें तो इंदिरा पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन द लार्जेस्ट पार्ट इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, बी है ट्रॉपिकल डिसोडियस फॉरेस्ट, सी है अल्पाइन फॉरेस्ट, डी है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी ट्रॉपिकल डिसोडियस फॉरेस्ट इज अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर 1, मोर डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयाज देन इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयाज। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय कौन सा है और वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय कौन सा है। ईस्टर्न पार्ट का मतलब हो गया आप सिक्किम, गंगटोक, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, और वेस्टर्न पार्ट वाला हो गया लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी ईस्टर्न पार्ट में है, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में है, मेघालय वाले एरिया में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी है द वाइड ऑफ द ईस्टर्न पार्ट इज ग्रेटर देन डेट ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयाज। जी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। जो चौड़ाई है वो ईस्टर्न पार्ट का बहुत पतला है और वेस्टर्न पार्ट बहुत चौड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो गलत हो गया। तो ये बात याद रखिएगा कि डाइवर्सिटी ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा होता है और वेस्टर्न पार्ट की चौड़ाई ज़्यादा है। तो ये सवाल यूपीएससी में भी कभी ना कभी पूछा गया था, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा है, लेकिन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, तो ओनली 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर ऑफ इंडिया ड्रेनिंग इनटू द अरेबियन सी। हमें पता है मोस्ट ऑफ द रिवर ईस्ट की ओर बहती है और आकर बे ऑफ बंगाल में आकर गिरती है। बहुत कम ऐसे नदियां हैं जो अरेबियन सी में जाकर ड्रेन होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा एक ऐसी लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर है जो कि अपने वाटर को ड्रेन करती है अरेबियन सी में। तो याद रखिएगा नर्मदा। और आपका होमवर्क है, आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा रिवर कहाँ से निकलती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ टी। चाय की खेती के लिए कौन सा सॉइल बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है? तो इनका सही आंसर है एसिडिक। एसिडिक सॉइल
चाय के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता है। जैसे हमारा वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग वाले एरिया में एसिडिक सॉइल पाया जाता है, इसलिए दार्जिलिंग वाले एरिया में चाय का खेती बहुत ज़बरदस्त मात्रा में होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मानसून रिट्रीट कहाँ से होता? ठीक है, तो मानसून रिट्रीट होता है बे ऑफ बंगाल से नॉर्थ वेस्ट इंडिया, डेट मीन्स राजस्थान की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। विच इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुला? वेनेजुला का कैपिटल क्या है? ये एकदम आसान क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, और याद नहीं है तो आप कंट्री और उनके कैपिटल को याद कर लें, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए काराकस इज द राइट आंसर, विच इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुला। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है वो ढूंढना है हमें। ऑप्शन नंबर ए इंडिया साइक्लोन, ये बिल्कुल सही है, इंडिया में हम साइक्लोन को साइक्लोन ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी चाइना टाइफून, चाइना में साइक्लोन को टाइफून कहते हैं, ये भी बात सही है। अभी हाल में ही 15-20 दिन पहले चाइना में एक टाइफून आया था। ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया विली विली, ये भी सही है, ऑस्ट्रेलिया में विली विली होता है। और ऑप्शन नंबर डी अमेरिका, जी नहीं ये गलत है, बेग्युलो नहीं होता, अमेरिका में हरिकेन्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ रॉन्ग आंसर, मतलब डी सही हो जाएगा, अमेरिका में हरिकेन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। वेयर इज़ द कोरल रीफ मेनली फाउंड? कोरल रीफ एक्चुअली 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ के बीच में होता है, तो मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। याद रखिएगा कि कोरल रीफ्स हमेशा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है, जहाँ पर सनलाइट की मात्रा हमेशा अवेलेबल हो या ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है, तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पोलर रीजन में सनलाइट तो अवेलेबल होता नहीं है, इसलिए इस एरिया में नहीं पाया जाता। इक्वेटर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए यहाँ भी पाया नहीं जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी इज रिलेटेड टू? तो स्वर्ण सिंह कमेटी एक्चुअली अपना रिकमेंडेशन दिया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेके, जिसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट में के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। स्वर्ण सिंह कमेटी इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर इस बार 69th बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया भी था, और बहुत शानदार क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था और मल्टीपल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था और बहुत सिली मिस्टेक बच्चे करके आए थे इसमें। तो आप भी पेपर देख लीजिएगा 69th बीपीएससी का, उसमें फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है जरा देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 है इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन एंड मैटरनिटी असिस्टेंस? तो ये एक्चुअली डीपीएसपी का क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का है। ये आर्टिकल 42 में ऐसा कहा गया है कि मेड फॉर जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस एंड मैटरनिटी असिस्टेंस। तो आर्टिकल 42 इज अ करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, आपको हर एक डीपीएसपी याद होना चाहिए, और फंडामेंटल राइट्स तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आपको याद होना ही चाहिए, और डीपीएसपी भी आपको याद होना चाहिए। इनसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल में क्या लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 है with reference to the comptroller and auditor general of India consider the following statement। पहला है its tenure is 6 year और till the age of 62। जी नहीं, इनका 65 ईयर तक टेन्योर होता है, 6 साल या 65 साल, जो पहले हो जाए। ठीक है, दूसरा रिमेन इन ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जी नहीं, इसको भले ही अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन ये प्रेसिडेंट के प्लेजर से ऑफिस में नहीं बैठता। तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है, A1 भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 चलते हैं। सैलरी एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस आर डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। जी नहीं, सैलरी और अदर कंडीशन को डिटरमाइन पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, तो ये भी आंसर गलत हो गया। तो तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो ऑल ऑफ दीज इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट शुड नॉट एक्सीड व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये 15% होता है। कैबिनेट में 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली से ज़्यादा
कैबिनेट में मंत्री की संख्या नहीं होना चाहिए। तो आंसर याद कर लीजिए 15%, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़े होंगे तो आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर विच जुरिडिक्शन डज द सुप्रीम कोर्ट इशू रिट्स? किस जुरिडिक्शन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट रिट को इशू करता है? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर एम लक्ष्मीकांत का सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जुरिडिक्शन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट रिट को इशू करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में व्हेन वाज द अमेंडमेंट रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन एक्ट पास्ड? एंटी डिफेक्शन एक्ट पास कब हुआ था और किस अमेंडमेंट से हुआ था? तो ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट, 52nd अमेंडमेंट जो कि 1985 में लाया गया था, उसके तहत एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ को शेड्यूल 10th में मेंशन किया गया है, शेड्यूल 10th में इनका मेंशन किया गया है। और एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है कि अगर कोई भी लीडर या कोई भी MP MLA अगर एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में जा रहा है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर होगा 1985। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का, द प्रोविजन फॉर डायरेक्ट इलेक्शन वाज फर्स्ट मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? तो कौन सा प्रोविजन है जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन की बात कही गई है? वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के एक्ट से ऐसा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है द ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिलेटिंग टू द प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट रेफर्स टू। मतलब प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी की बात कर रहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर प्रेसिडेंट को देना हो तो वो किस आर्टिकल के थ्रू देगा। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रेसिडेंट का आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक चलता है और यह आर्टिकल 78 में ऐसी बात कही गई है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रिलेटिंग टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 78 है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ मॉर्निंग काम? किस कंट्री को हम लैंड ऑफ मॉर्निंग काम बोलते हैं? तो एक्चुअली ऐसा है कि साउथ कोरिया में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं और वहाँ की पानी बहुत साफ़ है। तो वहाँ सुबह का वातावरण बहुत शांत आनंदमय होता है। इसीलिए इस आनंदमय और शांत वातावरण को देखते हुए साउथ कोरिया को मॉर्निंग काम की संख्या दी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। आपको याद होना चाहिए लैंड ऑफ मॉर्निंग काम इज नॉन एज साउथ कोरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे हम 22 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट वाज अप्रूव्ड? ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा कांग्रेस का सेशन है जहाँ पर स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट वाज इसको अप्रूव कर दिया गया था। तो अगर मैं बताऊँ तो इसका सही आंसर ए होना चाहिए। कलकत्ता सेशन 1906 में यहाँ पर स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को अप्रूव किया गया था। और बंगाल वाले एरिया में, सिर्फ बंगाल वाले एरिया में 1905 में बनारस सेशन में इसको अप्रूव किया गया था। तो अगर होल इंडिया की बात करें तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। और अगर सिर्फ बंगाल प्रोविंस की बात करें तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है When did the working committee of Congress passed the resolution of partition of India? तो इनका सही आंसर हो जाएगा 14 जून 1947। याद रखिएगा, द वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑन 14 जून 1947। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। विच गवर्नर जनरल ऑर्गेनाइज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कौन सा गवर्नर जनरल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड वेववेल। और आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस डेट को हुई थी और उसके प्रेसिडेंट कौन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। मंगल पांडे स्टार्टेड द फर्स्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैंग हिम टिल डेथ? क्या बोल रहा है कि मंगल पांडे के द्वारा फर्स्ट इंडियन फ्रीडम मूवमेंट या स्ट्रगल स्टार्ट किया गया था। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मंगल पांडे को फांसी की सज़ा सुना दी और फांसी दे दिया गया। तो वो डेट क्या था? तो वो डेट है 8 अप्रैल 1857। एक्चुअली सीन ऐसा था कि मंगल पांडे ने
बैरकपुर वाले एरिया में 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को गोली मारकर हत्या कर दी थी और वहाँ से सिपाही विद्रोह की शुभारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 में है द मेन एरियाज ऑफ द वहाबी मूवमेंट वाज नॉट। वहाबी मूवमेंट के में से कौन सा एरिया नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए वहाबी मूवमेंट बिहार के पटना से शुरू किया गया था, वेस्ट बंगाल कोलकाता वाले रीजन तक चला था। तो इसमें से बंगाल भी है, यूपी भी है और असम वाले एरिया की बात तो हुई ही नहीं है। ये स्टार्ट हुआ था पटना से और यूपी और बंगाल तक चला था। तो ऑप्शन नंबर सी, वहाबी मूवमेंट असम में नहीं हुआ था। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन 28 पर चलते हैं। द ऑथर ऑफ द बुक एरिया ऑफ डार्कनेस। एरिया ऑफ डार्कनेस नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इनका सही आंसर हो जाएगा V.S. नाइपॉल। याद रखिएगा, एरिया ऑफ डार्कनेस रिटन बाय V.S. नाइपॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पूना, ट्रीटी ऑफ पुरंदर और ट्रीटी ऑफ देवगांव। तो ट्रीटी ऑफ सूरत जो हुआ था वो 1775 में हुआ था। ये एक्चुअली मराठा साम्राज्य से रिलेटेड है कि मराठा अगर हम मराठा एम्पायर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आता है ट्रीटी ऑफ सूरत और ट्रीटी ऑफ पूना भी उसी के आसपास में चलता है। तो ऑप्शन नंबर इनका सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के बारे में कौन सा टेक्स्ट हमें इंफॉर्मेशन देता है? तो उसका सही आंसर है मिरी चाकतिरम। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सुदर्शन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। कलिंगा रूलर खारवेला वाज अ फॉलोअर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। खारवेला किस रिलीजियंस के, किस मतलब सेक्ट के फॉलोअर थे? इनका सही आंसर हो जाएगा बी, जैन। अगर आपको पता होगा तो हाथी गुफा का इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि खारवेला को हराकर धनानंद या पद्मनंदा ने, नंदा डायनेस्टी के फाउंडर पद्मनंदा खारवेला के राजा को हराकर खारवेला से जैना की मूर्ति लेकर आया था मगध वाले रीजन में। तो इसलिए जैना इज अ करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच रूलर। इनका सही आंसर होगा स्कंदगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। बाय विच रूलर इज द कैलाश नाथ टेम्पल लोकेटेड इन साउथ इंडिया इज बिल्ट। कैलाश नाथ टेम्पल बहुत ही प्रसिद्ध टेम्पल है, ये बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है कैलाश नाथ मंदिर। इनको पल्लवा रूलर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तब याद रखिएगा कैलाश नाथ टेम्पल विच इज़ बिल्ड बाय द पल्लवा रूलर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर इंडिया थ्रू ऑफ द योक ऑफ स्लेवरी from its neck as well as killed its governor. The hero of this liberation war was Sandrocots, who wrote this about चंद्रगुप्त मौर्य। ये ऐसा स्टेटमेंट चंद्रगुप्त के बारे में एरियन ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं 35 पर। हाउ लॉन्ग डज सेंसेशन ऑफ साउंड लास्ट इन द ह्यूमन ब्रेन। इसका आंसर होगा 1/10 सेकेंड, मतलब 0.1 सेकेंड तक सेंसेशन ऑफ साउंड हमारे ब्रेन में लास्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज इज द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसा बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसका सही आंसर होगा आयरिस। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है वेयर डज द इम्प्योरिटीज ऑफ ब्लड फिल्टर। इनका सही आंसर होगा किडनी। किडनी में ब्लड फिल्टर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 में। व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा। तो ब्लड में 2 पार्ट होते हैं, प्लाज्मा एंड कार्पोसेल्स। तो प्लाज्मा की संख्या 55 से 60% तक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग ऑन अ प्लांट इज। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है वो जो रिस्पॉन्सिबल होता है फूल को ग्रो कराने में? तो वो सही आंसर है फ्लोरिजेन। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। फ्लोरिजेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग ऑन अ प्लांट। ठीक है,
चलते हैं 40 में। रेनबो इज काउज्ड बाय ऑप्शन नंबर ए रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर बी रिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी स्कैटरिंग, ऑप्शन नंबर डी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एक्चुअली इनका सही आंसर होना चाहिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट से रेनबो फॉर्म होता है। अगर वो ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो हम ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को सही मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सबस्टांस कॉल्ड। जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो और सेम सबस्टांस का बात हो, अगर सेम सबस्टांस के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है तो उसे हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, और अगर डिफरेंट सबस्टांस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो तो उसे एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 42 है व्हाट आर द सबस्टांस डेट टेक पार्ट इन रिएक्शन। तो ऐसा कौन सा सबस्टांस है, उस सबस्टांस को क्या बोलते हैं जो रिएक्शन में पार्ट लेता है। तो ऑब्वियसली उसे रिएक्टेंट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। रिएक्टेंट आर द सबस्टांस डेट टेक पार्ट इन रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज लिबरेटेड व्हेन अ बेस इज डिजॉल्व इन वाटर। जब भी हम बेस को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वो OH माइनस आयन रिलीज करेगा, और एसिड को जब करेंगे तो वो H प्लस आयन रिलीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। व्हाट इज द pH ऑफ लेमन जूस। लेमन जूस का pH क्या होगा। तो एक्चुअली लेमन इज एसिडिक, वो एसिडिक नेचर का है, और जब भी एसिडिक की बात करेंगे तो उनका pH 7 से कम होगा, और ये लेमन बहुत ज़्यादा भी एसिडिक नहीं होता, तो इनका pH 1 के आसपास भी नहीं होगा। तो सही आंसर 2.2 हो जाएगा। तो व्हाट इज द pH ऑफ लेमन जूस। तो लेमन जूस का pH 2.2 होगा, ये एसिडिक इन नेचर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। फ्लोटिंग ऑफ क्लाउड एंड एटमॉस्फेयर इज। तो बादल का तैरना एटमॉस्फेयर में ये क्यों होता है। फ्लोटिंग ऑफ क्लाउड्स एंड एटमॉस्फेयर इज ऑप्शन नंबर ए ड्यू टू हीट, ऑप्शन नंबर बी ड्यू टू प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ऑप्शन नंबर डी बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी। एक्चुअली ये बायोन्सी के कारण होता है, और बायोन्सी तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, तो इसलिए हम विस्कोसिटी को सही मानेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। बट अगर विस्कोसिटी भी दे रखा हो और साथ में बायोन्सी फोर्स भी दे रखा हो तो हम बायोन्सी को करेक्ट मानेंगे, विस्कोसिटी को नहीं। यहाँ ऑप्शन में बायोन्सी नहीं दे रखा है, इसलिए हम विस्कोसिटी को करेक्ट आंसर मान रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। व्हाट इज अ प्लांट डेट ग्रो इन अ शेड। शेड में कौन सा, छाया में कौन सा प्लांट ग्रो करता है, उसे क्या बोलते हैं। एक ऑप्शन नंबर है हेलोफाइट्स, बिल्कुल नहीं। हेलो मीन्स होता है नमकीन जगह। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हेलो जहाँ भी आ जाए उसका मतलब नमकीन होता है, ये नमकीन जगह की बात नहीं कर रहा, तो ऑप्शन 1 तो गलत हो गया। सी में है लिथोफाइट्स, लिथो मतलब रॉक पर उगता है, ये भी सही नहीं है। बी है साइगोफाइट्स, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब याद रखिएगा कि द प्लांट विच ग्रो इन अ शेड इज नोन एज साइगोफाइट्स। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 पर। बिटवीन विच टू कंट्री इन इज द मैनेरियम इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन सिचुएटेड। ऐसा कौन सा कंट्री के बीच में मैनेरियम इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन सिचुएटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए रशिया और फिनलैंड। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। तो इनका सही आंसर हो जाएगा 22 मई। हम 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वाज द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च्ड। इनमें से कौन से ईयर में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन को लॉन्च किया गया था। तो इनका सही आंसर हो जाएगा 2007। 2007 में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन को लॉन्च किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। द मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ एस्टिमेशन ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इज CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। ठीक है, द मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ एस्टिमेशन ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो महंगाई को नापने के लिए सबसे अच्छा हमारे पास मेजर कौन सा है, वो है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इस तरह हमने प्रैक्टिस सेट 4 को अच्छे से डिटेल्ड में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ख़त्म किया। इसमें कुल 50 क्वेश्चन थे। हमने 50 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिटेल्ड वे में देखा, एनालाइज किया और उनका सॉल्यूशन तैयार किया। तो हम लेते हैं इस वीडियो से अलविदा। लेकिन अलविदा लेने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप सभी ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए हम लेते हैं अब अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।